हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग अपने इनकम टैक्स बिल 2025 पर फिर से डिस्कशन करेंगे। बेसिकली अब जो हम आपके साथ सेशन करेंगे ना, वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द प्रोविजंस व्हिच विल बी इम्पोज्ड, मींस जो आपके ऊपर चार्ज किए जाएंगे आने वाले समय में। तो हम लोग आज से अपना एक नया अध्याय, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। चैप्टर मींस अ न्यू सब्जेक्ट, आप ये समझ सकते हैं। तो पहला भ्रम जो आपके दिमाग में आ सकता है, सर इनकम टैक्स मोर और लेस सेम होगा। यस, सेम है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। कहा तो ये जा रहा है रीअरेंजमेंट है सेक्शंस का। यस, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन दैट। दूसरी जो अच्छी चीज है कि सारी चीजों को सिस्टमेटाइज किया गया है इस एक्ट में। यानी अब आपको जो टैक्स रेट्स पढ़ने हैं उसके लिए बिल्कुल ही एक चैप्टर नंबर 13 दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? चैप्टर नंबर 13। ये पूरा टैक्स रेट्स के बारे में है। अब आप जो समझ सकते हैं वो सारे टैक्स रेट्स इसमें आएंगे। माइट बी सेक्शन 190 से स्टार्ट हो रहा है और 235 तक खत्म हो रहा है। ये टैक्स रेट्स हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? सेक्शन 190 से लेकर स्टार्ट हो रहे हैं और 235 तक एंड हो रहे हैं। एक बार देखना पड़ेगा, मीन्स यही है। एक दो सेक्शन आगे पीछे माइट बी, लेकिन चैप्टर 13 यही होगा। मैं देख भी लेता हूं, क्यों टेंशन लिया जाए। तो चैप्टर 13 में आपको टैक्स रेट्स ही पढ़ने हैं। यानी कि सारी चीजें, अब टैक्स रेट्स को लेकर के टेंशन लेना ही नहीं है। ये देखो ना, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स सेक्शन 190 से स्टार्ट हो रहा है और 235 तक खत्म हो रहा है। बिल्कुल याद है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके साथ अब चीजें थोड़ी चेंज हुई हैं। नई टर्मिनोलॉजी यूज की जाएंगी काफी हद तक, जैसे पास थ्रू एंटिटीज करके एक नई टर्मिनोलॉजी आएगी। रीअरेंजमेंट में यू विल फील अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, चीजों को ग्रास्प करने में आपको दिक्कतें आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जाहिर सी बात है, आपने अभी तक पुराना, इतने सालों से पुराने सेक्शंस और पुराने एक्ट के साथ आप दो चार हो चुके थे, फेस वही करते थे। सारे सेक्शंस या प्रोविजंस आपको कहीं ना कहीं क्लिक करते थे। अब वो सारी चीजें दोबारा से रीअरेंज आपको भी करनी पड़ेंगी, अपने माइंड में सेट करनी पड़ेंगी। क्लियर? तो कहने का मतलब एक नई जिम्मेदारी है आपके ऊपर, अपने क्लाइंट्स को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के और अपनी प्रैक्टिस को लेकर के। वो ये कि सारी चीजों को रीअरेंज किया जाए दोबारा। मैंने कहा कि चैप्टर 13 इज ऑल अबाउट योर टैक्स रेट। हर एक चीज टैक्स रेट की इसमें बताई गई है। इवन मैंने आपके लिए एक शेड्यूल बनाया है, दिखाऊं ना दिखाऊं, छोड़ देते हैं, जिसमें शेड्यूल्स को किन सेक्शंस के साथ अटैच किया गया है वो भी हम लोगों ने एक चार्ट बना करके रखा हुआ है। डिफरेंट टाइप से है, ताकि आपको वो भी प्रॉब्लम ना आए कि उन शेड्यूल्स में क्या बताया गया। शेड्यूल नंबर 1 टू शेड्यूल नंबर 16, ठीक, जिसमें सेक्शन 11 का बहुत बड़ा रोल है। अब सेक्शन 11 क्या है? सेक्शन 11 से ही रिलेटेड आपके 4-5 शेड्यूल कवर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि कुल मिलाकर के, हाँ तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। सर, लैंग्वेज बहुत सिंप्लीफाइड रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है मतलब ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं कि लेमैन की लैंग्वेज है, एक नॉर्मल आदमी को उठाया और कह दिया जब पढ़ो तो वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा। इट्स नॉट ऑल अबाउट दोज थिंग्स और दैट थिंग। अच्छा, अगली बात कि सर, हमको ये समझ में आ गया कि सिंप्लीफाई किया गया है चीजों को, पहली चीज। दूसरी चीज, रीअरेंज किया गया है सेक्शंस को, शेड्यूल्स और
टैक्स रेट्स में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं चीजों को लेकर के, न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम। चेंजेस इन द सेंस टैक्स रेट्स में ज्यादा हेरफेर नहीं की गई है, लेकिन उनका अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से है। अच्छा, अब आपको क्या समझाना है? चलिए, तो सर हम लोग को अब फिर से पूरा इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा? हाँ, पूरा पढ़ना पड़ेगा। जरा देखते हैं सेक्शन 1। सर आप सेक्शन बोल रहे हैं, जबकि यहां पर जो लिखे हुए हैं दोज आर रेफर्ड एज क्लॉजेज। क्या रेफर किए गए हैं? देखें क्या किए गए हैं, क्लॉजेज, क्लॉज 1 2 3। क्यों? क्योंकि ये हमारा बिल है। जिस दिन ये बिल चूहा सॉरी एक्ट बन जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025, कहा जा रहा था डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 आएगा, नहीं नहीं नहीं, इनकम टैक्स एक्ट 2025। और इनकम टैक्स एक्ट 2025 जिस दिन ये मानसून सेशन में पास हुआ, जिस दिन हमारे राष्ट्रपति साहब की, प्रेसिडेंट साहब की इस पर मोहर लग गई, सील लग गई, सिग्नेचर हो गया, तो ये क्लॉजेज आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली दोस क्लॉजेज शैल बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इनकम टैक्स एक्ट को, और मैं ये मानकर चल रहा हूं दिस इज द एक्ट विच इज बिफोर यू। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये एक्ट पास हो चुका है, और ये मानते हुए हम आपके साथ स्टडी करेंगे। साथ ही साथ मैं क्लॉज वर्ड नहीं यूज करूंगा, क्योंकि मैं आज क्लॉज यूज करूंगा और बिल पास होने के बाद मैं जब सेक्शन कोट करूंगा तो आपको थोड़ा अनईजी फील होगा। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई ट्राई टू स्पीक द वर्ड सेक्शन इंस्टेड ऑफ द क्लॉजेस। ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें क्लियर करनी थी आपके साथ। आज हम पहले देखेंगे सेक्शन 1 क्या कहता है। ये कहता है short title, extent and commencement means this is your income tax act 2025. This is your income tax act 2025 and it extend to whole of India. ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा। will be applicable from, with effect from 1st April 2026, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर? ये तीन चीजें दी गई हैं सेक्शन 1 में। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंडिया एंड इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of April 2026 सब्जेक्ट टू। तो अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये हमारा 1st April 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 2 क्या कहता है? भाई सर आपने सेक्शन 1 कवर करवा दिया है, ये सेक्शन 2 क्या कहता है? बेसिकली सेक्शन 2 इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन पार्ट। सेक्शन 3 भी हमारा डेफिनेशन है, सेक्शन 3 भी हमारा डेफिनेशन है, बट डेफिनेशन ऑफ टैक्स ईयर है वो, डेफिनेशन ऑफ टैक्स ईयर। और जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम लास्ट सेशन में कुछ इंट्रो दिया था इनकम टैक्स एक्ट के बारे में, हल्की फुल्की बातें की थी 5-10 मिनट, तो उसमें मैंने कहा था टैक्स ईयर के नाम से जाना जाएगा, ना कि असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। भैया गया वो जमाना। डेफिनेशंस में क्या क्या दिया हुआ है देखें। कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जिनको आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है। जैसे, चूंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट को, तो भी आपके साथ कोई दिक्कत ना है इनकम टैक्स को समझने में। क्योंकि मैं बार बार पिछले एक्ट को रेफर करूंगा, तो हो सकता है जो आदमी, जो पर्सन फर्स्ट टाइम इसको देख रहा होगा कि हम तो आने वाले समय में अच्छा करेंगे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टार्ट द टैक्सेशन सिस्टम फ्रॉम राइट नाउ, अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने काम के लिए, अपने अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए। तो जब मैं पुराने एक्ट को रेफर करूं तो लेट इट बी, आप उस चीज को छोड़ देंगे। मैं ये रेफरेंस उनके लिए दूंगा जो ऑलरेडी प्रैक्टिस या अकाउंटिंग या अपनी स्टडी के दौर में थे और उन्होंने पुराना एक्ट देखा हुआ है, तो मैं उनको रेफर करूंगा। तो आप लोग अगर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इनकम टैक्स से 2-4 फर्स्ट टाइम हो रहे हैं, तो नई चीजों पर ही ध्यान देंगे। पुराना अगर मैं रेफर कर रहा हूं तो उसको आप जाने देंगे, उसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 2(1) ये अकाउंटेंट की डेफिनेशंस बताता है। किसकी डेफिनेशन बताएगा? अकाउंटेंट की डेफिनेशन। और इसमें ये बोलता है कि अकाउंटेंट की डेफिनेशन है एज पर सेक्शन 515(3)(b).
मोस्ट प्रोबेबली यही बोला है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 अकाउंटेंट की डेफिनेशन है 515(3)(b। पक्की बात। अच्छा, हम लोगों ने अभी एक डेफिनेशन देखी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 4। ये डेफिनेशन है एडवांस टैक्स की। मैं कुछ भी नहीं बताने जा रहा, आपको बस इतना याद रखना है एडवांस टैक्स की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन दी हुई है। तो ये डेफिनेशन जब जरूरत पड़ेगी तो उस समय हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे अकाउंटेंट की डेफिनेशन है और ये सेक्शन 515(3)(b में दिया हुआ है इसी एक्ट में, यानी एक सेक्शन है 515 उसके सेक्शन 3 और क्लॉज बी में दिया हुआ है कि अकाउंटेंट का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट से है, और भी काफी चीजें उसमें दी हुई हैं। तो अकाउंटेंट मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी आप यही दिमाग में रखेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 एडवांस टैक्स और सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में बताया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ये एसएससी की डेफिनेशन देगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 ये पर्सन की डेफिनेशन देगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 ये नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। आपको कैसे याद है? अरे भाई मैंने स्टडी की है तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेफिनेशंस कहाँ दी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 अकाउंटेंट की डेफिनेशन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 एडवांस टैक्स की डेफिनेशन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 आपकी एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन है, सेक्शन 2 11 आपकी एसएससी की डेफिनेशन है, 77 आपका पर्सन की डेफिनेशन है और 72 आपका नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन है। सेक्शन 268 269 LTCA and LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डेफिनेशन दी हुई है। 101 एंड 102 ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की डेफिनेशन दी है। तो अगर आप पिछला रेफर करेंगे देयर वेर डिफरेंट सेक्शंस सब सेक्शंस, अब बिल्कुल पलट गए हैं सेक्शंस, आगे पीछे हो गए हैं, तो ध्यान रखेंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 44 में फेयर मार्केट वैल्यू कैसे क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। ऐसे ही आपका अगर मैं बोलूं 111 वर्चुअल डिजिटल एसेट, चूंकि ये नया पॉइंट है वर्चुअल डिजिटल एसेट पर, लास्ट टाइम ही तो 1 साल पहले ही इस पर एक चैप्टर आया है। और 112 जीरो कूपन बॉन्ड। तो ये बेसिक कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा भी डेफिनेशंस आएंगी, कंपनी की डेफिनेशन होती है, इंडिया की डेफिनेशन है, 252 में इंडिया की डेफिनेशन दी हुई है। डिविडेंड की डेफिनेशन, डिविडेंड के बारे में बताया गया है सेक्शन 240 में। इस तरह से कई सारी डेफिनेशंस हैं जो आने वाले समय में आप लोग देखेंगे। 244 फेयर मार्केट वैल्यू के बारे में मैंने लिख ही दिया, ठीक है। ये डेफिनेशन देखिए मेरे दिमाग में कैसे सेट हो गया। अगर आप स्टडी करेंगे तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। तो ये हमारी डेफिनेशन पार्ट है, ये वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको दिमाग में रखते हैं। इसके अलावा जो डेफिनेशन है, डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है, कंपनीज इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, उसका क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, फॉरेन कंपनी का क्या डेफिनेशन दिया है, सारी डेफिनेशन हम लोग, डिमर्जर की क्या डेफिनेशन है, एमालगमेशन की क्या डेफिनेशन है, तो वो सारी चीजें आप लोग देखेंगे। चलिए सेक्शन 2 को हम यहीं पर खत्म करते हैं, जब जो जैसा आएगा वैसा हम डिस्कस करते जाएंगे। सेक्शन 3 की बात करते हैं। टैक्स ईयर, बोलो भाई। ये सेक्शन 3 टैक्स ईयर के बारे में। डेफिनेशन ऑफ टैक्स ईयर, टैक्स ईयर की डेफिनेशन इन टोटालिटी इसमें 3 चीजें डिस्कस की गई हैं। कितनी चीजें डिस्कस की गई? 3। और 3 ना बोले तो 2 बोल सकते हैं।
जो पहले हम लोग का थोड़ा एक्सिगरेटेड था, चीजें फैली हुई थी, उनको इन्होंने एक साथ कर दिया। अब टैक्स ईयर का मतलब सीधे सीधे ना असेसमेंट ईयर ना प्रीवियस ईयर, अब आपको याद रखना है केवल टैक्स ईयर। टैक्स ईयर का मतलब है द पीरियड विच बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल, मींस फाइनेंशियल ईयर को ही इन लोगों ने बेस लेकर के रखा है, और एंड होता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी बिगिनिंग भी स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, द ईयर विच कमेंस फ्रॉम द 1 अप्रैल एंड एंड्स विद द फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। प्रॉब्लम उन केसेस में आती है, प्रॉब्लम उन केसेस में आती है जहां पर कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है या सेटअप किया जाता है। फर्स्ट थिंग, उसका टैक्स ईयर क्या लेकर के चलेंगे, यानी अगर मैंने अपना बिजनेस 5 अगस्त 2026 से स्टार्ट किया है और 31 मार्च 27 तक अगर मेरा ये बिजनेस रन करेगा, तो मेरा टैक्स ईयर क्या कहलाएगा? सर, आपका टैक्स ईयर फाइनेंशियल ईयर होगा, वो स्टार्ट होगा 5 अगस्त 2026 और एंड होगा 31 मार्च 2027। लेकिन अगर मेरा बिजनेस 1 अप्रैल 26 को स्टार्ट हुआ हो और 31 मार्च 27 को एंड हुआ हो, तो मेरा टैक्स ईयर क्या कहलाएगा? सर, बहुत आसान है, ये फाइनेंशियल ईयर ही होगा, 1 अप्रैल 26 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 27 को खत्म होगा, ये हमारा टैक्स ईयर कहलाएगा। चलिए, तो पहला तो इसने ये बोला, टैक्स ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर commencing on 1 April and ending with the said financial year। लेकिन प्रॉब्लम उस केस में आता है जब कोई बिजनेस या प्रोफेशन नया सेटअप होता है, जब कोई बिजनेस और प्रोफेशन नया सेटअप होता है और एक या फिर कोई एक नई इनकम फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आती है। मान लो मैं अपने घर में बैठा हूं, अचानक मेरे पास 5 लाख रुपए आ जाए, ये फर्स्ट टाइम एक कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुई है, फर्स्ट टाइम न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम जो नई एग्जिस्टेंस में आई है। तो कहा गया कि अगर कोई नया सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्टेंस में आया है या नया बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप किया गया है, तो उस केस में जिस डेट से ये नया बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप किया गया, उस डेट से या नई इनकम जो एग्जिस्टेंस में आई है, उस दिन से लेकर के 31 मार्च तक आपको अपना टैक्स ईयर मानना पड़ेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टैक्स। क्या प्रॉब्लम थी? और मैं आपको बताऊं, चैप्टर नंबर 1 इज ओवर। अब स्टार्ट होगा हमारा नेक्स्ट सेशन से चैप्टर नंबर 2, बेसिस ऑफ चार्ज। जब हम आपके सामने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, इन टोटालिटी दे आर 23 चैप्टर्स। तो जब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो सेक्शन 4 होगा आपका चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, सेक्शन 5 होगा आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम, और सेक्शन 6 होगा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। तो हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में आपके साथ ये दो सेक्शन डिस्कस करने की, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। एक मैं जाते जाते चीज बता दूं, जैसे मैंने अभी आपको पर्सन की डेफिनेशन बताई ना, दे आर सेक्शन 277, अभी बोला था ना मैंने, पर्सन जो डिफाइन किया गया है दैट इज इन सेक्शन 277। इसमें जो पर्सन बताए गए वो 7 तरह के बताए गए, जैसे पहले थे वैसे ही कॉपी एंड पेस्ट हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, AOPBOI, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। दैट्स इट, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स इट। तो सेक्शन 277 भी पर्सन की डेफिनेशन हम लोगों ने डन कर ली। एक और सेक्शन जोड़ा गया है, होप तो शायद ये सेक्शन 266 है, लायबल टू टैक्स। मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट फिगर, हो सकता है मैं दाएं बाएं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग देख लेंगे लायबल टू टैक्स, वो डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि लायबल टू टैक्स का मतलब बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है। दिखा देते, शायद 266 पे पहुंच तो गए ही। यस, दिलीप तुसी ग्रेट हो, दुनिया में आए थोड़ा लेट हो। तो सेक्शन 266 आपका लायबल टू टैक्स के बारे में बताया गया है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन तक के लिए। चाचा एंड बाय, थैंक यू, थैंक्स।